हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं। यूथ कंपटीशन का बुक का स्टार्ट किए हैं हम लोग, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती जिनका एग्जाम 2 तारीख से होने वाला है। तो ये हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट किए जिसमें आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाएगा। तो जिनका एग्जाम है एक बार सेट को जरूर अच्छे से देख लें ताकि आपको जितना भी जो है वो क्वेश्चन पढ़ा है वो रिवीजन हो जाए। और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो नहीं आता वो है आपका ताम्र पाषाण, ये जो है वो पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पाषाण युग मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल है। इसमें मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करता था। पाषाण युग के प्रमुख 3 चरण थे, कौन कौन सा। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण काल के बाद आरंभ हुआ था, जिसे मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करने लगा था और लगभग 5000 बीसी में, ठीक है, सर्वप्रथम ताम्र धातु का प्रयोग किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। दिया गया है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था आपका आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसका खोज जो था वो कब हुआ था। तो 1922 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था। तो 1922 में हुआ था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल, ठीक है, स्नानागार है और इसका लंबाई कितना था। तो लंबाई था 11.88 मीटर लंबा था, 7.001 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत जो थी वो अन्नागार थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो संगीत से संबंधित जो ज्ञान है वो संबंधित आपका सामवेद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सामवेद को संगीत से संबंधित वेद या साम का अर्थ होता है गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की संस्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 क्या है। तो ऋचाएँ हैं, 1875 ऋचाएँ हैं और ये सभी ऋचाएँ कहाँ से लिया गया। तो ऋग्वेद से ही लिया गया है, जिसमें 75 जो है वो सामवेद के हैं, बाकी सभी जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किताबुल हिंद एक किताब है जो भारत के इतिहास का उल्लेख करता है, किसके द्वारा लिखा गया था। तो किताबुल हिंद जो था यह लिखा गया था आपका अल बरूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किताबुल हिंद ग्रंथ के लेखक अल बरूनी है और यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक 11वीं सदी में भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल बरूनी प्रथम मुस्लिम जिसने संस्कृत सीखा था तथा गीत और पुराण का अध्ययन किया, ठीक है, गीता और पुराण का अध्ययन किया। अल बरूनी जो था वो मोहब्बत गजनबी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है। तो हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है यह समर्पित है आपका भगवान शिव को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, हम्पी में स्थित है, जिसे पंपा पथी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पंपाप पथी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे खान ए खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो खान ए खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था आपका बैरम खां को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बैरम खां खान ए खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये अकबर के बाल्यावस्था में संरक्षक रहे थे, ठीक है, 1556 से लेकर के, ठीक है, 1556 से 60 तक संरक्षक रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अकबर का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। तो 1556 से लेकर के 1605 तक था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है। तो 31 दिसंबर 1600 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मई 1857 में डैश के नवाब पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो कहाँ से नेतृत्व किया था। तो ये नेतृत्व किया था आपका कहाँ से, अवध से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1857 के विद्रोह जो था उसके नेतृत्वकर्ता कुछ हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली से कौन किया था। तो बहादुर शाह जफर। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहब। अवध जो है वो लखनऊ का ही क्षेत्र था, ठीक है। कानपुर से नाना साहब थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। तो सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था वो था आपका मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा
भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता पक्ष में प्रचार किए हुए जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए विख्यात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किस कारखानों या खदान में काम करने हेतु सरकार का द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितना था? तो न्यूनतम आयु जो था वो 14 वर्ष था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा जोखिम युक्त कार्यों के नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम अधिनियम 1986 एक दिशा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है किससे? तो 5 से 11 जो है यह संबंधित आपका नागरिकता से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 5 से 11। ठीक है, भाग 1 में है 1 से 4, भाग 2 में 5 से 11 के बाद यानी कि नागरिकता की बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। ठीक है, वार्षिक। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट से संबंधित है। दिखात्व है कि बजट प्रतिवर्ष फरवरी माह में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो राज्यसभा को ठीक है उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और निम्न सदन के नाम से लोकसभा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को से संबंधित है? यह संबंधित आपका अनुच्छेद 78 से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने से संबंध प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? तो द्विसदनीय विधानसभा का मतलब होता है कि विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य है कि विधानसभा और विधान परिषद, जबकि विधानसभा निम्न सदन तथा विधान परिषद उच्च सदन होता है, अर्थात विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में विधानसभाओं में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता है? तो ये निर्वहन करता है आपका वह चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय निर्वाचन आयोग और स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना 324 अनुच्छेद के तहत 25 जनवरी 1950 को किया गया था। अनुच्छेद 324 से 329 तक के अंतर्गत चुनाव आयोग से संबंधित जो है वो ठीक है अनुच्छेद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान होने पर भारत या उसके किसी भी वित्तीय शाख का खतरा पैदा हो गया हो तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 143 में जो है उस उच्चतम न्यायालय परामर्श क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 72 में जो है वो राष्ट्रपति का क्षमता से शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो ठीक है वो है आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा सर्पिलाकार ठीक है तारापुंज है जिसमें M31 के रूप में भी जाना जाता है तथा इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान हैं। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित आकाशगंगा की पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु में के दौरान आकाश में एक सिगार धुएं के आकार के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार है चपटा गोला है। ठीक है, चपटा गोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी का आकार चपटा गोला अर्थात पृथ्वी की आकृति अंडाकार है जो भौगोलिक अक्ष पर चिपटी हुई है, भूमध्य रेखा के आसपास ठीक है आसपास उभरी हुई प्रतीत होती है। इसका विषुवतीय जो व्यास है कितना है? तो 12,756 है और ध्रुवीय व्यास है 12,714 है। ठीक है, 12,714। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। प्रकृति के कारकों का द्वारा निर्मित छोटी चट्टानों किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में काल में रासायनिक क्रिया द्वारा परत जैसी ठोस रूप निर्मित हो जाती है, अवसादी चट्टान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि वायुमंडल तड़ित द्वारा किस गैस का अस्थिकरण हो सकता है? तो यह अस्थिकरण हो सकता है वो है आपका नाइट्रोजन गैस का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वायुमंडल में तड़ित के द्वारा नाइट्रोजन गैस का अस्थिकरण हो जाता है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। वर्षा ऋतु में अन्य सामान्य दिनों में विद्युत उत्सर्जन की तड़ित की क्रिया होने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में स्थित नहीं है कौन सा मरुस्थल है? तो वह है आपका सिंधु घाटी का मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु घाटी मरुस्थल जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। यह थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। थार मरुस्थल ठीक है भारत में है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है स्थित है। शुष्क मरुस्थल जबकि स्पीति घाटी शीत मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो भारत जो है सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये कितना किलोमीटर साझा करता है? तो 40-96 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में अच्छे से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महेंद्रगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो महेंद्रगिरी पहाड़ी जो है ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित है, जो उत्तरी सरकार तट का हिस्सा है। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई कितना है? तो 1510 मीटर है, जो राज्य की दूसरी और ठीक है सर्वोच्च चोटी है। इस पहाड़ी क्षेत्र में 1986 में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया था और 2014 में इसे जीवमंडल संरक्षण के रूप में भी नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो त्रिसंधि का निर्माण करता हुआ आपका दीफू दर्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत चीन म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित, जो त्रिसंधि निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी नहीं है वो आपका इंद्रावती नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती नदी मध्य भारत में बहने वाली गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियाँ में कौन कौन से है? तो यमुना है, चंबल है, गोमती, घाघरा, बेतवा, रामगंगा, गंडक और कोसी, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लू एक प्रकार का क्या है? तो लू जो है एक प्रकार का उष्म, ठीक है, उष्म लहर है, यानी कि गर्म हवा है। ठीक है, उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्म गर्म शुष्क हवा को लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इसमें से क्या किसी फर्म के लिए ठीक है परिवर्तनीय लागत नहीं है? तो वह है आपका संपत्ति कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। परिवर्तनशील लागत वह अंश होता है जो उत्पादन में बढ़ जाने से बढ़ता है और घट जाने से घटता है। यदि उत्पादन किसी समय समय नहीं हो रहा है तो परिवर्तन लागत बिल्कुल समाप्त हो जाती है, जैसे कच्चे माल का मूल्य, ईंधन पर व्यय और श्रमिकों की मजदूरी, कमीशन और पैकेजिंग आदि। जबकि संपत्ति कर परिवर्तनीय लागत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त क्षेत्र संकल्पना से अभिप्राय क्या है? तो यह अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी और क्षेत्रों को उद्योग के बीच सहयोग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा से संस्थापक है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक हैं आपका महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। ठीक है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय हैं। ठीक है, किसका? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1908 को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा बड़ौदा गुजरात में की गई थी। भारत सरकार के द्वारा अन्य 13 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के साथ इनका 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो राजकोषीय नीति तैयार करता होगा वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है, जबकि राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय आगमन के कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है? तो यूएनडीपी का उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये ठीक है, यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था? तो यूएनडीपी का स्थापना हुआ था 22 नवंबर 1965 को स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, आयोजित किया जाता है कहाँ पे? तो सूरजकुंड मेला जो है ये आयोजित किया जाता है हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में मनाया जाता है और यह दुनिया की सबसे बड़ी शिल्प मेला है जो 15 दिनों तक चलता है। ठीक है, कितना दिनों तक? 15 दिनों तक चलता है। और इसका प्रारंभ जो था वो कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो मुगल परंपरा से प्रभावित है वो है आपका कथक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कथक उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक शैली का जन्म ब्राह्मण पुजारियों के द्वारा हुआ था जो कि कथक ठीक है कथिक कहे जाते थे। उत्तर भारत में मुगलों के आने पर इस नृत्य को शाही दरबार में ले जाया गया। इसका विकास परिष्कृत कला के रूप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है। तो यह पुस्तक लिखा आपका बी आर डिस्प्लेस्ड ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया तो मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखन पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के द्वारा किया गया था। यह पुस्तक शरणार्थी लड़कियों पर केंद्रित है। इस पुस्तक में उन्होंने विश्व के शरणार्थी शिविरों की अपनी यात्रा का अनुभव लिखा है। मलाला यूसुफजई वर्ष 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था ठीक है। और इनके साथ जो है कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था जो भारत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिद्धिनकर उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था किसके लिए तो वह आपका उर्वशी के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिद्धिनकर को उर्वशी रचना के लिए वर्ष 1972 में कब तो 1972 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन से है तो आपका रसी ठीक है रसीमर्थी परशुराम की परीक्षा संस्कृत के 4 अध्याय रेणुका हुंकार कुरुक्षेत्र सीपी और संघ हार को हरिनामा इत्यादि ये सभी जो है वो ठीक है रामधारी सिद्धिनकर का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना हुआ था आपका 28 जून 1919 में ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र द्विपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारण करने हेतु नीतियों को ठीक क्या करता है तो विकसित करने के लिए सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। तो भारत जो पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था ठीक है कब लिया था तो 1920 में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1900 के पेरिस में ओलंपिक प्रथम आंग्ल भारतीय नामल पिरचट के लिए भाग लिया परंतु सर्वप्रथम संगठन रूप से 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप संबंधित है आपका फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। इस टूर्नामेंट का नाम इसके संस्थापक मार्टिन डूरंड के नाम पे रखा गया है जो 1884 से लेकर के 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि टेबल टेनिस जो ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता मिला था। तो टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में मान्यता मिला था 1988 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है और ये 1988 में टेबल टेनिस को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो साहित्य में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये कब दिया गया था इनको तो गीतांजलि के लिए दिया गया था हमको 1913 में ठीक है। गीतांजलि के लिए दिया गया था कब 1913 में ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को मिला था कब नोबेल पुरस्कार तो ये मिला था आपका 2014 में। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में ठीक है। सीबी रमन को मिला था कब तो 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से नगद पुरस्कार के साथ देवी ठीक है साथ देवी का कांस्य प्रतिमा में दिया जाता है किसका तो यह दिया जाता है आपका वो है सरस्वती देवी का एक जो है वो कांस्य प्रतिमा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो उद्योग में शक्ति का जो इकाई है वो आपका अश्वशक्ति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर जिसको हॉर्स पावर करते हैं। तो P बराबर यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है तो कार्य बटा समय होता है और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पे निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है किस पे तो यह निर्भर करता है आपका कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति अवस्था पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, दिया गया है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका मान क्या हो जाता है। तो प्रत्येक बिंदु पर इसका मान जो है वो वेग बदलता है ठीक है। वेग क्या होता है बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो है आपका अम्लीकृत जल वैद्युत अपघटन। ये जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ठीक है ये अम्लीकृत जल और वैद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47 है कि तीसरी कक्षा को डैश को के रूप में जाना जाता है किसमें। तो तीसरी कक्षा जो सेल के रूप में जाना जाता है किस रूप में तो वो जाना जाता है आपका AM के रूप में ठीक है। AM के रूप में जाना जाता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है KLM
एम होता है, ठीक है, KLM के बाद एन होता है, याद रखिएगा। पहला है के, दूसरा है एल, तीसरा है एम और चौथा है एन होता है, ठीक है, ये एक अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 48 है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका, वो है एंडोफोलॉजी, ठीक है, एंडोफोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। एंडोलॉजी जो है यह संबंधित है आपका किससे? तो यह पुरुषों के बंझापन और यौन रोग से संबंधित है। एग्रोबायोलॉजी जो है यह संबंधित है आपके कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन से। और डेस्मोलॉजी जो है यह संबंधित है एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबैधु का अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो यह संग्रहित कर सकता है पुराने जाइलम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम में संग्रहित कर सकता है। जाइलम एक समनीय ऊतक है जो पानी और विघटन खनिजों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधे तक पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डैश उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है किसमें? तो ये होता है आपका दैहिक में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डीएनए अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन विलोपन, प्रतिलोपीकरण और विशिष्ट के कारण अनुवांशिक होता है, जबकि दैहिक परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्दों में उससे संबंधित है जो जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम लोग मिलाते चलते हैं, बाकी आप PDF दे दिया जाएगा आपको, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो 50 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करा चुके हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जिनका भी RPF का एग्जाम है, ठीक है, उनका लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है आपको। तो सेट को एक बार अच्छे से 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तो आपको जितना भी डिस्कशन कराया गया है तो जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे इस वीडियो में। तो फिर ठीक है, आते हैं हम लोग 51 का। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मिलाते चलते हैं हम लोग, बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 है, ठीक है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 54, तो 54 रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कूट दिया गया है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 जो है यहाँ से आप लोग जो है अब मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका आपको आंसर दे दिया जाएगा, यहाँ से आपको जो है वो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, ठीक है। जीके का जितने भी क्वेश्चन बना था वो टोटल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।